हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम खान सर के बुक का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का बुक है, उसमें 3000 प्लस फैक्ट है। उसमें का फर्स्ट चैप्टर का आज पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पॉइंट है। सर्वप्रथम किस अधिनियम में विधि बनाने के कार्य में भारतीयों के सहयोग को प्रारंभ किया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया। तो 1861 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम किस अधिनियम में विधि बनाने के कार्यों में भारतीयों के सहयोग को प्रारंभ किया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार भी दिया गया। तो 1861 के अधिनियम द्वारा 1861 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में किन संस्थाओं को प्रारंभ किया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत में किन संस्थाओं को प्रारंभ किया गया था। तो प्रतिनिधि संस्थाओं को भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किसको विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वायसराय को 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किसको विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वायसराय को। नेक्स्ट पॉइंट है 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। इनको वायसराय मनोनीत करता था। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना था। तो 2 वर्ष। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसमें न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 निर्धारित की गई। इनको वायसराय मनोनीत करता था। इन सदस्यों का कार्यकाल कितना था। जो वायसराय मनोनीत करता था, इनका कार्यकाल कितना था। तो 2 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थिति में विधान परिषद की अनुमति को बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता था। तो 6 माह तक। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को संकटकालीन परिस्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, जो अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता था। तो 6 माह तक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त था। तो वायसराय या गवर्नर जनरल को भारत में नए प्रांतों की स्थापना करने और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किस कार्य प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो विभागीय कार्य प्रणाली की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है बर्मा में ब्रिटिश शासन के बारे में। तो बर्मा में ब्रिटिश शासन के बारे में क्या दिया है उसको देखते हैं। 1754 ईस्वी में अलोंग पाया ने शान एवं मान साम्राज्यों को जीतकर बर्मी वंश की स्थापना की, जो 19वीं शताब्दी तक रहा। अंग्रेजों ने 3 युद्धों में जीत हासिल कर अधिकार प्राप्त किया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 के फलस्वरूप बर्मा का दक्षिणी भाग इनके अधीन हो गया तथा तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में संपूर्ण बर्मा पर इनका अधिकार हो गया। 1886 में पूरा बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, किंतु 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 से विधिवत बर्मा को भारत से अलग करके उसे ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी उपनिवेश बना दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को तथा 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। तो 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में क्या है। भारत पर मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह एक्ट पारित हुआ तब भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव लॉर्ड मार्ले थे। लॉर्ड मार्ले भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे और लॉर्ड मिंटो उनके विचारों से सहमत थे। इसलिए उनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली।
गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला तथा केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। साथ ही इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायतें दी गई। वास्तव में सरकार इन सुधारों द्वारा नरमपंथियों एवं मुसलमानों का लालच देकर राष्ट्रवाद के उफान को रोकना चाहती थी, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी रही। 1909 के सुधारों में जनता को नाम मात्र के सुधार ही प्राप्त हुए। ऐसी परिस्थितियां बनी कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के मध्य कड़वाहट बढ़ गई तथा भारतीय एवं सरकार के आपसी संबंध और ज़्यादा खराब हो गए। कुल मिलाकर इन सुधारों से जनता को कुछ खास नहीं मिला, इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन सिविल एक्ट तथा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित किया गया था। तो इंडियन सिविल एक्ट और हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पारित किया गया था। तो इंडियन सिविल एक्ट और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है किसके मतानुसार 1861 के एक्ट द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो किसके मतानुसार 1861 के एक्ट द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो वीएम पायली के मतानुसार 1861 के एक्ट द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाना तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी। तो वायसराय की बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, परंतु इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक थी। तो वायसराय की। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया। नेक्स्ट 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में जो पॉइंट है उसे देखते हैं। राजकीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा राजकीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। तो क्रमशः 10 और 16। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। तो क्रमशः 10 और 16। नेक्स्ट पॉइंट है वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा मिला, परंतु कौन सा अधिकार नहीं मिला। तो मत देने का अधिकार नहीं मिला। वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा मिला, परंतु कौन सा अधिकार नहीं मिला। तो मत देने का अधिकार नहीं मिला। तो वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और मत देने का अधिकार। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। दोनों परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने एवं कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु कौन सा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। निर्वाचित की पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता था। तो मनोनीत। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति की शुरुआत करनी थी। निर्वाचित की पद्धति पूर्णतः अप्रत्यक्ष थी। निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता था। तो मनोनीत। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत कहा जाता था और पूर्णतः ये अप्रत्यक्ष थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता था। तो भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल करती थी। नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल। नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल ये भारतीय विधानमंडल के सदस्यों को निर्वाचित करता था। नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1909 में हुआ था। 1909 में भारत परिषद अधिनियम
मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 में आया था। इसका पॉइंट है नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। भारत सचिव किसको नियुक्त किया गया? तो जॉन मार्ले को। नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। भारत सचिव किसको नियुक्त किया गया? तो जॉन मार्ले को। जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भारत परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भारत परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को गरम दल से अलग करना तथा सांविधानिक प्रगति को रोकना। इस एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को गरम दल से अलग करना एवं संवैधानिक प्रगति को रोकना। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इस एक्ट का उद्देश्य था नरम दल को संतुष्ट करना, नरम दल को गरम दल से अलग करना एवं संवैधानिक प्रगति को रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार को किसने दमन करने और सुविधा देने की दोहरी और मिलीजुली नीति कहा था? तो मार्ले मिंटो सुधार को किसने दमन करने और सुविधा देने की दोहरी मिलीजुली नीति कहा था? तो डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा ने। डॉक्टर महादेव प्रसाद वर्मा ने मार्ले मिंटो सुधार को दमन करने और सुविधा देने की दोहरी और मिलीजुली नीति कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इस सुधार द्वारा भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव को परिषद में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय कौन थे? तो भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय थे एस.के. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इस सुधार द्वारा भारतीयों को कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले 2 भारतीय कौन थे? तो एस.के. गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी। एस.के. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार के बाद पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार के बाद पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नोट: भारतीय सचिव लॉर्ड मार्ले ने अपनी परिषद में 2 भारतीयों एस.के. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया। मार्ले मिंटो सुधार के बाद पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। नोट में यहाँ पर जो दिया हुआ है, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने अपनी परिषद में 2 भारतीय एस.के. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया। लॉर्ड मार्ले ने अपनी परिषद में 2 भारतीयों एस.के. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। नेक्स्ट, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में। भारत सरकार अधिनियम 1909 में किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को किन आधारों पर चुने जाने की व्यवस्था की गई? तो सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को किन आधारों पर चुने जाने की व्यवस्था की गई? तो वर्गीय हितों एवं श्रेणियों के आधार पर। वर्गीय हितों एवं श्रेणियों के आधार पर सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को चुने जाने की व्यवस्था की गई। फिर रिपीट करते हैं, सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों को किन आधारों पर चुने जाने की व्यवस्था की गई? तो वर्गीय हितों एवं श्रेणियों के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की
शुरुआत किस वर्ग के लिए हुई? तो मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस वर्ग के लिए हुई? तो मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना का अधिकार दिया गया। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? तो 9 द्वारा मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना का अधिकार दिया गया। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कौन है? तो वो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। वो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इन सुधारों के तहत विधानमंडल या परिषदों के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसने इसे कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत कहा? तो के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने इन सुधारों के तहत विधानमंडल या परिषदों के सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। किसने इसे कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत कहा? तो के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। नोट इसमें क्या है? के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को यह भी कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। तो के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को यह भी कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला है। नेक्स्ट पॉइंट है विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने के अतिरिक्त कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? तो पूरक प्रश्न पूछने का। पूरक प्रश्न पूछने का। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने के अतिरिक्त कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ? तो पूरक प्रश्न पूछने का। नेक्स्ट पॉइंट है मजुमदार ने मार्ले मिंटो सुधार को किसने केवल चांद की चांदनी के समान कहा था? तो मजुमदार ने। मजुमदार ने मार्ले मिंटो सुधार को केवल चांद की चांदनी के समान कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है किसने मार्ले मिंटो सुधार को कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने मार्ले मिंटो सुधार को कहा था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट पॉइंट है मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1910 में। 1910 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1910 में। 1910 में। नेक्स्ट टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 के बारे में पॉइंट जो है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1919 के तात्कालिक कारणों में होम रूल आंदोलन 1916 के अलावा किस कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप था? तो मेसोपोटामिया कमीशन 1916। भारत शासन अधिनियम 1919 के तात्कालिक कारणों में होम रूल आंदोलन 1916 के अलावा किस कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप था? तो मेसोपोटामिया कमीशन 1916। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अन्य नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों सदनों को क्या कहा जाता था? तो राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। दोनों सदनों को क्या कहा जाता था? तो राज्य परिषद व केंद्रीय विधान। नेक्स्ट पॉइंट है किस सुधार अधिनियम से राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। किस सुधार अधिनियम से राज्यों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सर
लियोनेल कर्टिस को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो सर लियोनेल कर्टिस को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसका जन्मदाता सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस अधिनियम से भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई और इसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से देने जाने की प्रबंधन किया गया? तो 1919 के अधिनियम से किस अधिनियम से भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई? तो भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई और इसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रबंधन किया गया। तो 1919 के अधिनियम से। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्वे समिति की अनुशंसा पर भारत के लिए इंग्लैंड में एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 1920 में किसको भारत का प्रथम उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सर विलियम म्योर को। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतों को पहली बार कर लगाने तथा ऋण लेने का अधिकार किस सुधार से प्रदान किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। प्रांतों को पहली बार कर लगाने तथा ऋण लेने का अधिकार किस सुधार से प्रदान किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। प्रांतों को पहली बार कर लगाने तथा ऋण लेने का अधिकार किस सुधार से प्रदान किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। नेक्स्ट पॉइंट है, 1909 के अधिनियम से शुरू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को किस समुदायों के लिए विस्तारित किया गया, अर्थात किसको पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियनों व एंग्लो इंडियन को तथा भारतीय ईसाइयों को। 1909 के अधिनियम से शुरू की गई सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को किन समुदायों के लिए विस्तारित किया गया, अर्थात उनको पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियनों व एंग्लो इंडियन को तथा भारतीय ईसाइयों को। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम 1919 अस्थायी व्यवस्था न होकर कौन सी व्यवस्था थी? ये अधिनियम जो 1919 ये अस्थायी व्यवस्था न होकर कौन सी व्यवस्था थी? तो एक संक्रमणकालीन व्यवस्था था। क्या उच्चायुक्त और राजदूत क्या है उसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ पर उच्चायुक्त के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ पर उच्चायुक्त के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रमंडल के सदस्य देश वे देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं। राष्ट्रमंडल देशों में भारत के प्रतिनिधि उच्चायुक्त कहलाते हैं तथा इन देशों में भारतीय विदेश सेवा के कार्यालय के उच्चायोग कहा जाता है। उदाहरणार्थ पाकिस्तान, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में भारत सरकार के प्रतिनिधि को उच्चायुक्त कहा जाता है, क्योंकि ये सभी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। दूसरी ओर राष्ट्रमंडल देशों के अलावा जो भी देश है वहाँ पर भारत सरकार के प्रतिनिधि को राजदूत कहा जाता है, जैसे अमेरिका, जापान। साथ ही इन देशों में स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय के कार्यालय को दूतावास कहा जाता है। किसी उच्चायुक्त या किसी राजदूत की भूमिका एक समान ही होती है। कार्वे समिति की सिफारिश पर इंग्लैंड में 1920 में सबसे पहले भारत का एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जिसका नाम था सर विलियम स्टीवेंसन म्योर। स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड किंगडम में भारत के पहले उच्चायुक्त V.K. कृष्ण मेनन थे। स्वतंत्रता के बाद यूनाइटेड किंगडम में भारत के पहले उच्चायुक्त V.K. कृष्ण मेनन थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में दिया है। ब्रिटिश संसद ने भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया भारत सरकार अधिनियम 1919 को पारित किया। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। सरकार का दावा था कि उस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन की प्रगति है, किंतु इसमें कई कमियां थी। उदाहरणार्थ इसमें भारतीय के लिए मताधिकार बहुत सीमित था। केंद्र में कार्यकारी परिषद के सदस्यों का गवर्नर जनरल के निर्णयों पर कोई नियंत्रण नहीं था और न ही केंद्र में विषयों का विभाजन संतोषजनक था। प्रांतीय स्तर पर प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में विभाजन भी राजनीति के सिद्धांत व व्यवहार के विरुद्ध था। तथापि इस अधिनियम का भारत के सांविधानिक विकास के इतिहास में
महत्वपूर्ण स्थान है। 1919 के इस अधिनियम का तात्कालिक कारण 1916 के होम रूल आंदोलन तथा मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट थी, जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप था। इस नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 1919 के सुधारों को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा बताया था? इस अधिनियम को किसने भारत में संसदीय जीवन का चलन बताया था? तो मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने। किसने 1919 के सुधारों को बाल गंगाधर तिलक ने बिना सूरज का सवेरा बताया था? इस अधिनियम को किसने भारत में संसदीय जीवन का चलन बताया था? तो मॉरिस जोन्स ने। मॉरिस जोन्स ने इसे भारतीय संसदीय जीवन का चलन बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1919 के अधिनियम किस समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो साउथ बोरो समिति। साउथ बोरो समिति। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग स्थापित करने के विचार की सर्वप्रथम चर्चा किस आयोग में की गई थी? तो लोक सेवा आयोग स्थापित करने के विचार की सर्वप्रथम चर्चा ली आयोग में की गई थी। ली आयोग में की गई थी। लोक सेवा आयोग स्थापित करने के विचार की सर्वप्रथम चर्चा किस आयोग में की गई थी? तो ली आयोग में। ली आयोग में। नेक्स्ट पॉइंट है, नगरीय प्रशासन से संबंधित स्पष्ट प्रावधान 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग का गठन 1909 में किया गया था? तो शाही विकेंद्रीकरण आयोग का। शाही विकेंद्रीकरण आयोग का। नगरीय प्रशासन से संबंधित स्पष्ट प्रावधान 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए किस आयोग का गठन 1909 में किया गया था? तो शाही विकेंद्रीकरण आयोग का। नेक्स्ट पॉइंट है, 1919 के अधिनियम में भारत की प्रांतीय परिषद के लिए 3 वर्ष की अवधि निर्धारित थी। 1919 अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1921 में। 1921 में। 1919 के अधिनियम में भारत की प्रांतीय परिषदों के लिए 3 वर्ष की अवधि निर्धारित थी। 1919 के अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1921 में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित सुधार की जांच और नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया? तो साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का। भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित सुधार की जांच और नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया? तो साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का। नेक्स्ट पॉइंट है, 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार साइमन आयोग का गठन किया गया। तो इस रिपोर्ट कब इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो जून 1930 में। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार साइमन आयोग का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो जून 1930 में। नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट पॉइंट है, तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड वर्कनहेड की चुनौती पर सभी दलों को स्वीकार संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई? तो पंडित मोतीलाल प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौतों में सभी समुदाय के संयुक्त निर्वाचन समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा आपत्ति किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौता में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव का सबसे अधिक आपत्ति किसकी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। नेक्स्ट पॉइंट है, साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, फलतः इसमें कोई सहमति नहीं बन सकी। यह सम्मेलन कब आयोजन किया गया? तो 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को। नेक्स्ट पॉइंट है, फरवरी 1931 के गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। फरवरी 1930 के गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किस गोलमेज सम्मेलन के बाद ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कम्युनल अवार्ड और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिंदुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन।
किस गोलमेज सम्मेलन के बाद ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना समझौता का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिंदुओं के विभिन्न वर्ण समूहों के विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। इसमें जारी श्वेत पत्र पर ब्रिटेन की संसद के नियुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझाव के आधार पर कौन सा अधिनियम अस्तित्व में आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 में हुआ। इसमें जारी श्वेत पत्र पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझाव के आधार पर कौन सा अधिनियम अस्तित्व में आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1900। नेक्स्ट नंबर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका पॉइंट हम नीचे दिया है, उसको हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में किसने कहा है? भारत के वर्तमान संविधान के अधिकांश प्रावधान 1932 के अधिनियम पर आधारित है। तो आइवर जेमिंग्स ने। आइवर जेमिंग्स ने। किसने कहा है? भारत के वर्तमान संविधान के अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम पर आधारित है। तो आइवर जेमिंग्स ने। आइवर जेमिंग्स ने। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संघीय ढांचे की स्थापना करना था। तो 1935 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य संघीय ढांचे की स्थापना करना। संघीय ढांचे की स्थापना करना। नेक्स्ट है संघीय ढांचे में ब्रिटिश भारत के कौन से क्षेत्र को सम्मिलित करना था? तो संघीय ढांचे में ब्रिटिश भारत के कौन से क्षेत्र को सम्मिलित करना था? तो ब्रिटिश प्रांतों और देशीय राजाओं को। नेक्स्ट पॉइंट है क्या 1935 का अधिनियम व्यवहार रूप से कार्यान्वित किया गया था? तो नहीं। क्या 1935 का अधिनियम व्यवहार रूप से कार्यान्वित किया गया था? तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्लूप्रिंट, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है। नेक्स्ट है इस अधिनियम में शक्तियों के विभाजन के लिए कितनी सूचियों का उल्लेख किया गया था? तो 3 सूची का। इस अधिनियम में शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियों का उल्लेख किया गया था। 3 सूची है संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। यहाँ डोमिनियन स्टेट के बारे में दिया है कि डोमिनियन स्टेट क्या है उसके बारे में। डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य ऐसे ब्रिटिश उपनिवेश से था जो आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र परंतु विदेशी मामलों में अंग्रेज के अधीन हो। इसको औपनिवेशिक स्वराज भी कहते हैं। डोमिनियन स्टेटस की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार 1908 में की थी। उस समय इसका आशय केवल इतना ही था कि आंतरिक मामलों में भारतीय के स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था, किंतु ब्रिटिश भारतीय सरकार ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 31 अक्टूबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि भारत में संवैधानिक प्रगति का लक्ष्य और औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति है, लेकिन अब कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया और पूर्ण स्वराज की घोषणा की। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में दिया है, यहाँ देखते। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक 8 सदस्यीय समिति 19 मई 1926 को नियुक्त की गई। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तावित संविधान का प्रारूप 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की। इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसकी प्रमुख सिफारिश इस प्रकार है: भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए और संसदीय रूप की। तो भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाए और संसदीय रूप की सरकार स्थापित की जाए, जिसमें द्विसदनीय विधायिका, सीनेट और प्रतिनिधि सदन हो। नेक्स्ट पॉइंट है सीनेट का गठन 7 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 200 सदस्यों से मिलकर हो और प्रतिनिधि सदन में 5 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 500 सदस्य शामिल हो। सीनेट का गठन 7 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 200 सदस्यों से मिलकर हो और प्रतिनिधि सदन में 5 वर्ष के लिए चुने जाने वाले 500 सदस्य शामिल हो। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करे जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट संघीय रूप की सरकार स्थापित की जाए जिसमें
अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो। संघीय रूप से सरकार स्थापित की जाए जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हो। नेक्स्ट पॉइंट है अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित की जाए। नेक्स्ट है पंजाब व बंगाल में समुदायों के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं हो। पंजाब व बंगाल में समुदायों के लिए कोई सीट आरक्षित न हो। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए और न्यायपालिका विधायिका से स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। नेक्स्ट पॉइंट है सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक किया जाए। तो सिंध को बम्बई प्रांत। नेक्स्ट है पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को द्वारा इन 3 सूचियों के अतिरिक्त विशेष शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इन 3 सूचियों के अतिरिक्त शेष शक्तियाँ किसको प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। तो 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। इस स्वायत्तता का क्या तात्पर्य था? तो इस स्वायत्तता का क्या तात्पर्य था? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार बनाना। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उत्तरदायी सरकार बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के उपरांत संघीय विषय को कितने भागों में बांटा गया? तो 2, संरक्षित और हस्तांतरित। संरक्षित और हस्तांतरित। नोट इसमें दिया है संरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी, धार्मिक और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। संरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी, धार्मिक और जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित थे। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी? तो 10 से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद की। 10 से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद की। गवर्नर जनरल के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए किसकी व्यवस्था की गई थी? तो 10 से अनधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, इस अधिनियम द्वारा 1937 में दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 6 अन्य न्यायाधीश। इस अधिनियम द्वारा 1937 में दिल्ली में एक संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्रीय बैंक का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। ये प्रांत कौन से थे? तो बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार पहली बार 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। तो 1935 में पहली बार 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। ये प्रांत कौन कौन से थे? तो बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम। तो बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 के अधिनियम का संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी नहीं हुआ क्योंकि रियासतों को संघ में शामिल नहीं किया जा सका। 1935 के अधिनियम का संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी लागू नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम का संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतों को संघ में शामिल नहीं किया जा सका। रियासतों को संघ में नहीं शामिल किया जा सकता, इसीलिए किया जा सका। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ स्टेट एवं अस्थायी निकाय था। काउंसिल ऑफ स्टेट एक अस्थायी निकाय था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, परंतु उसके सदस्य कब सेवानिवृत्त होते थे। काउंसिल ऑफ स्टेट एक अस्थायी निकाय था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, परंतु उसके सदस्य कब सेवानिवृत्त होते थे? तो प्रति तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। तो प्रति तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते थे। तो प्रति तीसरे वर्ष काउंसिल ऑफ स्टेट एक अस्थायी निकाय था जिसे भंग नहीं किया जा सकता था, परंतु उसके सदस्य कब सेवानिवृत्त होते थे? तो प्रति तीसरे वर्ष में 1/3 सदस्य
सेवानिवृत्त होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किए जा सकते थे, परंतु ऊपरी सदन को निम्न सदन के समान ही उनमें संशोधन करने या उनमें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर किसके द्वारा मतभेद को दूर किया जा सकता था? तो गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध दूर करने की शक्ति प्राप्त थी। तो धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किया जा सकते थे, परंतु ऊपरी सदन को निम्न सदन के समान ही उसमें संशोधन करने या उसमें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर किसको द्वारा मतभेद को दूर किया जा सकता था? तो गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर गतिरोध को दूर करने की शक्ति प्राप्त थी। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम को किस कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इससे राष्ट्र की इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं होती? तो लखनऊ एवं फैजपुर अधिवेशन। इस अधिनियम को किस कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इससे राष्ट्र की इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं होती? तो लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन। इस अधिनियम को किस कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि इससे राष्ट्र की इच्छा किसी भी प्रकार पूरी नहीं होती? तो लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 के अधिनियम द्वारा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? तो बर्मा और अदन को। तो 1935 के अधिवेशन द्वारा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? तो बर्मा और अदन को। 1935 के अधिनियम द्वारा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। किन क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया? तो बर्मा और अदन को। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो इस अधिनियम में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां और 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी इस अधिनियम में। नेक्स्ट है किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? तो महात्मा गांधी ने। तो किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर कहा था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक शासन का प्रबंध किस अधिनियम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा था? तो जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ तब तक शासन का प्रबंध किस अधिनियम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत जब संविधान निर्माण नहीं हुआ तब शासन का प्रबंध क्रियान्वित किया जा रहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में नीचे दिया है, देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। वायसराय तथा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इस योजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। वायसराय तथा ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने किस अधिनियम को वैधानिक तौर पर आत्मसात किया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस अधिनियम को वैधानिक तौर पर आत्मसात किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने की से छूट दी गई थी। इन राजाओं को विलय के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारण किया गया? तो किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। इस अधिनियम में रियासतों के राजाओं को भारत तथा अथवा पाकिस्तान में शामिल होने से छूट दी गई थी। इन राजाओं को विलय के लिए कितनी समय सीमा का निर्धारण किया गया था? तो किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है क्या इस अधिनियम द्वारा किसी स्तर पर दोनों देशों में शामिल होने की प्रक्रिया में वहां की जनता को शामिल किया गया था? तो नहीं। क्या इस अधिनियम द्वारा किसी स्तर पर देशों में शामिल होने की प्रक्रिया में वहां की जनता को शामिल किया गया था? तो नहीं।
और यहाँ माउंटबेटन योजना, ये जून 1947 में आया था माउंटबेटन योजना, और इसके बारे में नीचे दिया है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च 1947 में भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार की, जिसने माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, जिसने हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा दोनों प्रमुख संप्रदायों का समायोजन के लिए देश को 2 भागों में विभाजित करने का सुझाव दिया गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया तथा यह निर्णय लिया गया कि भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतरण डोमिनियन स्टेटस के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया। नेक्स्ट है 1947 का अधिनियम और कश्मीर। तो ये कश्मीर के बाद 1947 का अधिनियम और कश्मीर के बारे में दिया नीचे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किसी भी धारा में रियासतों की चर्चा करते हुए यह प्रावधान नहीं है कि जम्मू कश्मीर रियासत के विलय का प्रश्न अन्य रियासतों की भांति नहीं, बल्कि अलग ढंग से जनमत संग्रह द्वारा होगा, और न ही भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऐसा कोई प्रावधान। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। 2 वीडियो लगा है उसमें, और ये सेकेंड वीडियो था और एक फर्स्ट वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।